आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। वेस्टर्न एशिया यानी मध्य पूर्व की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से वेस्ट एशिया का जो पूरा क्षेत्र है, एक बार फिर वहां पर ये कहा जाए कि जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि इजिप्ट की पहल के बाद और इजिप्ट की कोशिश के बाद वहां पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक तरह से संघर्ष विराम हो गया है और एक तरह से ये कहा जाए कि जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल उस पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि ये इतने लंबे समय से ये जो एक कन्फ्लिक्ट चला रहा है, ये जो एक झगड़ा चला रहा है, आखिर इसका अंत कब होगा, किस तरह से होगा? वेस्टर्न कंट्रीज का जो एक रोल होता है वो अपना असर क्यों नहीं दिखा पा रहा है? भारत खास तौर से जो पीस की बात करता रहा है, क्योंकि भारत इस बात पर जोर देता आया है अब तक, उसका साफ तौर पे ये कहना है कि पीस होनी चाहिए, बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए। और जो दो नेशन की बात की जाती है, आखिर वो कब अमल में आएगी और किस तरह से ये पूरा झगड़ा जो है अपने एंड को पहुंचेगा, अपने अख्ताम को पहुंचेगा। तो आज इसी तमाम चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर केपी फाबियन साहब हैं, जो कि सीनियर फॉर्मर एम्बेसडर है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वायल अल अवाद साहब हैं, जो सीनियर इंटरनेशनल फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और वर्ल्ड अफेयर के एक्सपर्ट के तौर पर इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जुड़े हैं, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और वेस्ट एशियन इश्यूज जो है उस पर गहरी नजर रखते हैं। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ा है, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है कि आखिर ये जो तमाम चीजें हैं ये किस तरह से कंट्रोल में आएंगी? क्या इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और दुनिया इस चीज को देखती रहेगी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि आतंकवाद को एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आतंकवाद अपने पैर पसारता है। दुनिया उस चीज को लेकर के चिंतित भी होती है, उस पर बातचीत भी करती है, लेकिन उसका कोई खास असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और साफ तौर पे अमेरिका जिस तरीके से इसराइल की पुष्टपनाही करता है, उसके बैक में आकर के खड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र के लिए, उस पूरे रीजन के लिए एक तरह से दिक्कत क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आपके पास हम आएंगे, आपसे चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अरे बेहतर है मैं फैबियान साहब और अब्बास साहब को सुन लूं, तुम हम बड़ी उनके नायक। पास आएंगे, लेकिन आप इस पूरे जो ताजा घटनाक्रम है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये ताजा जो वाकयात हैं ये तो हर बार ही ताजा रहते हैं। अभी 3 महीने पहले पहले भी ये वाकयात हुए। फिर हर जुमे को अक्सा मस्जिद अक्सा के पास कोई ना कोई वाकयात होते ही रहते हैं। तो अब किसी भी वाकये को ताजा वाकया कह देना तो अब मुश्किल हो गया है। इल्ला ये कि जो भी वाकयात होते हैं, जब उसमें कुछ एग्जिजरेशन हो जाता है तब हम उसको ताजा वाकया कहने लगते हैं, वरना हर जुमे को एक दो कैजुअलिटीज तो यरूशलेम और मस्जिद अक्सा में होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस 75 साल पुराने कजिए को लेके आखिर इतनी नॉन सीरियस क्यों है? आप जानते हैं कि ये इस वाकये में भी इससे चंद महीने पहले इनको वॉर क्राइम्स डिक्लेयर करने के लिए भी एक कमीशन अपॉइंट हुआ था, मई के महीने में, जब 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या आउटकम है? 77 से ज्यादा यूएन रेजोल्यूशंस हैं जो जिसमें से अक्सर ने इसराइल को वॉर क्राइम का मुर्तकिब करार दिया है और एक में सिर्फ पैलेस्टाइन को वॉर क्राइम का मुर्तकिब करार दिया। 2007 से 20 लाख लोग गजा में एक ओपन जेल में रह रहे हैं, जिसमें गैर कानूनी तौर पर सीज ले किया है इसराइल ने। और इतने रेजोल्यूशंस के बावजूद, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सारे रेजोल्यूशन आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में ये जुर्रत पैदा नहीं हो रही कि वो इस मुहासरे को खत्म कराने के लिए कोई इकदाम करे। सैंक्शंस लगाना, इकोनॉमिक सैंक्शंस, कितना आसान काम हो गया है दुनिया जानती है। अभी रशिया यूक्रेन के वाकये में कितनी तेजी के साथ सैंक्शंस लगाए गए, और ईरान पर एक लंबे अरसे से सैंक्शंस जारी हैं।
इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए, लेकिन सब एक इजराइल के ऊपर आज तक कोई सैंक्शन नहीं हुआ। इसके बावजूद के 20 लाख लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और कंटिन्यूअस बुचरिंग पैलेस्टाइन में हो रही है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टेसिट अंडरस्टैंडिंग है यूरोपियन नेशंस के बीच में, और एक कैपिटलिज्म के साथ एक जायोनिस्ट लॉबी जो इजराइल के अंडर में काम करती है, वो ताकत पा गई है कि वो फलस्तीनियों को उनका राइट टू रिटर्न भी ना दे और उनका राइट टू लाइफ भी उनसे छीन ले। मेरे नुक्ता नजर से आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया टू नेशन, क्योंकि वो टू नेशन ने एक्चुअली टू स्टेट है, टू स्टेट थ्योरी भी जो 1950s में हम ही ने दी थी, यानी जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये सजेशन दिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन 75 साल के तजुर्बे ने बताया है कि टू स्टेट थ्योरी भी काम नहीं करेगी जब तक के सारी दुनिया बैठ के उन स्टेट्स को एक जस्ट एंड जेन्युइन डिमार्केशन उसका ना कर दिया जाए, तब तक वो भी काम नहीं करेगी, और ये काम यूनाइटेड नेशंस को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर वाइल, अगर आपसे इस चीज को समझना चाहें, जाहिर है कि अक्सर देखा गया है कि जब फिलिस्तीन पर हमला किया जाता है, ठीक उसके जस्ट बाद जो है सीधे तौर पर सीरिया को भी निशाना बनाया जाता है, और इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर भी एक तरह से वहां पर जो है सीरिया में मौजूद है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इजराइल अपने आप को ये कहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं। आप उसे कैसे देखेंगे? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, मेरे को स्वागत सुन रहा है, और हमारा अपना दोस्त है वो तो सलाम भी कह रहे हैं, आपके साथ में बैठे मेहमान दोस्त है। तो ये सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये है जो तो लोग नहीं समझते, ये तो कोई रेजिस्टेंस फोर्सेस है, ये तो लेजिटिमेट फोर्सेस। अगर आप ये कह रहे इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस, हमास रेजिस्टेंस फोर्सेस या किसी के और है, और जिस तरीका अमेरिका कह रही है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इजरायली डिफेंस करना चाहते हैं, उसके अलावा है, ये उनका हक है, ये तो तरीका है। हम लोग पहले लोग समझाना पड़ेगा ये फलस्तीनी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है। 1897 के फर्स्ट कांग्रेस, वो तो जूश कांग्रेस में उन्होंने जिस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था ये फलस्तीन के लिए उनकी कब्जा करना चाहिए, यहूदी के लिए बनाने के लिए, तो यहूदी देश बनाने के लिए। उसी के अलावा है ये पूरा मुल्क में कब्जा कर दिया इसराइल में ओवर द इयर्स, और 100 साल भी अभी तक हो गया जब तक उनकी बेलफोर डिक्लेरेशन करा दिया था 1918 है। उन्होंने खुद बताया था ये बेलफोर डिक्लेरेशन, वो कह रहे इजराइल इज दिस इज फॉर द क्रिएशन ऑफ इजराइल एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन। तो अगर ये आपका ये मैप भी दिखाने बनेगा, मैं थोड़ा से जल्दी से समझा देंगे आपके, ये ना प्रायर टू 1947 है, जो पीली पीली वाले है ये तो फलस्तीन है, और बाकी जो हीरा है वो ग्रीन वाला का, ये तो इजरायली सेटलमेंट में बनाया था। ओवर द इयर्स 1948 जब तक उनकी वहां पर ये डिवाइड किया था यूएन में, और ये दोनों को मुल्क में उन्होंने एक 55% फलस्तीन के लिए इजराइल दे दिया था, और 45% फलस्तीन के लिए देश बनाने के लिए, मतलब 2 स्टेट सोल्यूशन करा दिया। लेकिन इजराइल रिकॉग्नाइज किया था, बाकी अरब मुल्क में और फलस्तीनी वाले रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि इजराइल हैज टेकन द माइनॉरिटी टू द मेजॉरिटी ऑफ फलस्तीन। तो 1967 इजराइल कब्जा पूरा करा दिया था उनकी गाजा स्ट्रिप में, और पूरा वेस्ट बैंक में वो कब्जा कर दिया था। ओवर द इयर्स में अभी तक जो हालत बना रखा है, आप ये देखना चाहते हो, बिल्कुल ये जो पहले वाले इसका मतलब ये कौन तो जो इजरायली जूश सेटलमेंट हो गया, अभी फलस्तीनी वाले बन गया, बाकी जो हीरा वाले का ग्रीन हो गया, ये तो इजरायली बन गया। ये इसका मकसद एक ही है, आप ये सारी दुनिया दिखा दो, इसमें भी आपका मालूम है कौन जालिम है और कौन मजलूम है। तो ये रेजिस्टेंस फोर्सेस जो गाजा के अंदर, आप ये समझा करो 60-70% ऑफ गाजा वाले जो ये वाले फलस्तीनी वाले लोग थे, जो वेस्ट बैंक में, जेरूसलम, खलील में और रामल्ला, जो उन्होंने फोर्स किया था उसके लिए, मतलब माइग्रेट किया था वहां पर गाजा के लिए रहने के लिए, वहां पर रहने के लिए। इसका मकसद ये है उनका घर के, उनका मकान में कब्जा हो गया इसराइल के अंदर, और बाकी अभी तक ये रेजिस्टेंस फोर्सेस रहेगा जो वेस्ट बैंक के अंदर और जो गाजा के वाले पर। अगर ये जिहाद इस्लामिक है, उन्होंने इजराइल सिलेक्टिव करना चाहते हैं, उनके ये अगली फेज में, इस नेक्स्ट फेज ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मकसद एक ही है, डिवाइडिंग पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्स। यानी मकसद हमास अलग है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अलग है, जिहाद इस्लामिक अलग है, और बाकी फसील जो इस्लामिक वाले के लोग हैं जो फलस्तीन के लिए रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उनकी डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्टिव है,
अभी जेरूसलम है जो अल-कुद्स है, अल-अक्सा मॉस्क में तोड़ने के लिए तैयारी है, और जिस जगह तोड़ने के लिए तैयारी है, दो ऑब्जेक्टिव है। एक, पूरी फलस्तीनियन रेजिस्टेंस खत्म करना चाहते हो, और दूसरी बात, अरब मुल्क में जो उनकी अब्राहम अकॉर्ड में जो उनकी रिकॉर्ड अग्रीमेंट कर रहा है, उनकी बंद करना चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव करना है। इसलिए उन्होंने, जब तक वो कह रहे हमको जिहादिक इस्लामिक वो अटैक कर रहा है, इसकी इंटेलिजेंस और जासूसी काफी है इजरायली के साथ में, इसलिए उन्होंने लोग बिल्कुल सिलेक्टिव मार दिया था। अभी बंद हो गया था, सीज फायर हो गया, लेकिन अभी इजरायली सिलेक्टिव किलिंग में अभी शुरू हो गया। मतलब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है अभी अंदर ही। जैसे जैसे उन्होंने लीडर ऑफ द जिहाद इस्लाम में मार दिया था, ये तो है। इसलिए इजराइल हमेशा हिज्जा करा दिए हैं। ये हिज्जा इसमें क्या है, इसका ये हमारा के लिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे अटैक के लिए। लेकिन अगर आपके लिए अटैक कर रहा है तो फलस्तीनियन कोस कहाँ पर हुआ है, फलस्तीनियन राइट ऑफ एग्जिस्टेंस इन देयर टेरिटरी कहाँ पर होता है। आई थिंक दिस शुड बी एक्सप्लेन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इजराइल बिल्कुल इज अ टेररिस्ट स्टेट, इज एन एपेटाइट स्टेट, डज नॉट वांट पीस इन द रीजन, कोई एग्जिस्टेंस नहीं मांग रहे। इसलिए वो तो फलस्तीनी खत्म करना, और इट्स डिफिकल्ट टू फिनिश द फलस्तीन, रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू। बिल्कुल। एम्बेसडर फाबियन, जिस तरह से अगर देखा जाए सीधे तौर पर, डॉक्टर वाइल अलावाद ने जो एक मैप शो किया, साफ तौर पर उन्होंने दिखाया कि 1948 में क्या पोजीशन थी, फिर धीरे 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 वो किस तरह से पूरा, ये कहा जाए जो पूरा मैप है वो पूरा ग्रीन हो गया। यानी इजराइल जिस तरह से अपनी बस्तियों को बसाता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक अहम वजह बनती है। और इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है, चूंकि उन्हें जब जो वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल नेशनल्स हैं, जब उन्हें जो है वहां से हटाया जाता है तो लोगों में जो है नाराजगी पैदा होती है, रेजिस्टेंस पैदा होता है, और उसका नतीजा ये होता है कि आपस में झगड़ा पैदा होता है। इसके अलावा आए दिन जिस तरह से जो यहूदी हैं वो मस्जिद अक्सा की जिस तरह से बेहुरमती करते हैं, ये कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जिस तरफ डॉक्टर तस्लीम रहमानी इशारा कर रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं एक डुअल पॉलिसी है, आप इसे कैसे देखेंगे? Thank you. Thank you for asking me to be part of this discussion. And let me compliment you for your frame. Now you have the whole world behind you. And let us hope that more people in the whole world will listen to us. Now, I agree with all that has been said by Dr. Taslim and Dr. Awad, who showed us the maps, very, very important, because there is a growing ignorance of history. Now let us look at the essence of what is happening. There is a new government in Israel, and that Prime Minister, Lapid, he wanted to demonstrate that, as what the New York Times has called, his security credentials, quote unquote, are good vis-a-vis Netanyahu. So that is what was being, aimed at. Now to demonstrate his security credentials, he wanted to attack Gaza, the largest open-air prison in the whole world, about which the international community could not care less. And looking at the longer term, as already mentioned, neither Israel nor the so-called international community, led or misled by the United States, believes in a two-state solution. Israel wants, the greater Israel. That has been a doctrine there for a long time. But then the problem is the Palestinian population. They don't know what to do with that population. So they have given what is called municipal autonomy, very restricted, in the West Bank. But when it comes to Gaza, as I said, it is an open-air prison. Now, Israel is
able to violate international law, to violate United Nations Security Council resolutions and get away with it. And I'm sorry to say that some of the Arab states have failed to show courage of conviction. And not only the Arab states, even India has not fully succeeded in speaking out against injustice. So that's where we are. You are among the very few who still support the Palestinian cause. That tribe is decreasing. It is a pity, but that is the big picture. एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे एम्बेसडर फाबियन, पिछले जो पुराने लोग हैं या फिर जो नई जनरेशन आ रही है, अब इस तरह का एक सोच उन लोगों के अंदर डेवलप्ड हो रही है कि जो टू नेशन की जो बात है, टू स्टेट की जो बात कही जा रही है, अब लोगों में धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि वो उनका मानना ये हो गया है कि अगर इजराइल रहेगा तो उनके लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। ये स्थिति कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर बनती हुई जा रही है। Well, I don't know, but I only would say that Israel is a fragile democracy. How many elections are being conducted within a period of 2 years plus? Tell me. 5. The thing is that for Israeli parties to gain votes, it is necessary to look tough against the Palestinians. So, having this Palestinian problem helps, in a manner of speaking, the Israeli political leadership. You see? And as I said, they have no intention of resolving the problem. They want to keep it alive for their own reasons. And America, whether under Biden or under Trump or even earlier, Obama, is morally blind, ethically deficient. That's a fact. Now, what do? I do not know. Because if the so-called international community is not a community, then why do we speak of an international community? Just as the two-state resolution or is absolute non-starter because of reasons I have explained, similarly, there is no international community. डॉक्टर रहमानी, कि जिस तरह से अगर देखा जाए साफ तौर पे, अगर बाइडन प्रशासन, ट्रम्प का जो प्रशासन था, सीधे तौर पर वो इजराइल को लेकर के कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा था, लेकिन बाइडन का जो पूरा सिस्टम है, प्रशासन है, वो इस पूरे मामले में तटस्थ रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है और वो इस पूरे मामले में कुछ खास दिलचस्पी उस तरह से लेता हुआ नजर नहीं आता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जब भी इजराइल के खिलाफ कोई करारदाद लाई जाती है, उसको फौरन वीटो करने के लिए आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि मध्य पूर्व के मामलात को लेकर के उसकी जो पुरानी अपनी हैसियत थी वो एक तरह से खत्म होती जा रही है। उसको एहसास है इस चीज का? देखिए, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस में जो एक बहुत ग्रेव टर्न आ रहा है, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जहां देख रहे हैं कि बेचैनी तमाम दुनिया में किसी न किसी तौर पर मौजूद है। जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के, उसने यूरोपियन यूनियन को कमजोर ही किया है कहीं ना कहीं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश उस सूरत में करता रहा है, और उसी को कंपेंसेट करने के लिए इधर ताइवान का जो अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर विजिट थी उनकी यूएस के जो स्पीकर की, उसने चाइना को एक्टिवेट किया। तो दोनों जो ये एशिया और यूरोप के सरहद पर जो कुछ हो रहा है, इसने सारी दुनिया को मुख्तलिफ खेमों में बांटा है। ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन यूनियन का कमजोर होना और यूरोपियन कंट्रीज का बैंक अपॉन करना मोर एंड मोर टुवर्ड्स यूएस, और यूके का बाहर आ जाए, ये सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है वेस्ट एशिया में, कंटिन्यूअस बाहर अरब के बाद एक डिस्टरबेंस पूरे वेस्ट एशिया में मौजूद है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली जो इजराइल के फेवर में जाती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। और जैसे एम्बेसडर फैबियन ने कहा
कि इस सूरत में कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बाकी बची नहीं जाती है। फिर तो सबके अपने अपने कंपल्जन्स हैं, इकोनॉमिक कंपल्जन्स भी हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। इतने सारे कंसर्न्स के साथ में इजराइल को मौका मिल रहा है खुल खेलने का। जहां एक तरफ ये बात सही है कि नई गवर्नमेंट इजराइल की इतनी फ्रेजाइल, मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रेजाइल डेमोक्रेसी इजराइल है इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं कहता तो। शुरू से लेके अब तक, गोल्डा मेयर से लेके अब तक उनके पास कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी नहीं है। ऐसी सूरत में इतनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी इवन, और जो बेरोजगारी वहां, इसके बावजूद ताकत का इतना बेतहाशा इस्तेमाल, और उसको ये इंटरनेशनल कम्युनिटी रोक नहीं पा रही। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से ज्यादा शिकायत करने की बजाय अरब ममालिक से उसकी शिकायत ज्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे सब करीब में मौजूद है और उन्होंने शुरुआत भी की थी इसकी, और यहीं से सब कजिया शुरू हुआ था। तो जो अरब ममालिक का रोल है जो टुवर्ड्स इजराइल कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है, तो वो इजराइल इस को एक कंडीशन मॉरल में लेजिटिमेसी दे रहा है। नहीं, अरब इस कंडीशन मॉरल में है। लेजिटिमेसी दे रहा है इजराइल को, और उसने इजराइल को ये बजालिम ढाने पे और ज्यादा, और अपने सीज को, अपने मुहासरे को और मुस्तहकम करने की कोशिश की है। एक आखिरी बात इस सिलसिले में अर्ज करूं, जो बार बार ये कहा जाता है कि इजराइल, हमास और जिहाद इस्लामी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये किसने डिक्लेयर किया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? और जो इजराइल कहता है, चलिए इजराइल दुश्मन है उसको मान लिया, लेकिन खुद हमारे मुल्क में, भारत में भी अब आगे हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा है, जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री, ना तो कोई एविडेंस है, ना किसी इंटरनेशनल बॉडी ने उसको इस तरीके से पुकारा है। तो ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जैसे डॉक्टर अब्बास ने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेस को डीलेजिटिमाइज करने की एक कोशिश, और उनको नेम करने की एक कोशिश, और मार्जिनलाइज करने की जो एक कोशिश है, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा खतरनाक कोशिश ये है। और इसका मुकाबला तमाम जो मीडिया फोर्सेस हैं और जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनको खड़े होकर करना चाहिए कि हम रेजिस्टेंस फोर्सेस को लेजिटिमाइज करें और प्रॉपर स्टेक होल्डर की हैसियत में उनको तस्लीम करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरब इस कंडीशन में है? अरब बिल्कुल पूरे तौर पर इस कंडीशन में है, लेकिन अरब इंटरेस्ट जो है, जो उनके रीजनल अरब में, पर्टिकुलरली गल्फ, आप देखिए कतर के सिवा तमाम गल्फ कंट्रीज के ये इजराइल के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। जिस तरीके से यूएई ने उनको रिकॉग्नाइज किया, जिस तरीके से सऊदी अरब उनको रिकॉग्नाइज करने के बिल्कुल तकरीबन करीब है, अब तक किया नहीं है, और इनके रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि बाकी की ओमान और बहरीन जैसी ममालिक भी उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर इजराइल का ये रिकॉग्निशन अरब वर्ल्ड की तरफ से होता है, तो बड़े मुजरिम तो ये अरब कंट्रीज बनते हैं, जो उनको सिर्फ पैसा दे के तो समझते हैं कि वो फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली फलस्तीन की हिमायत में वो सिर्फ करारदादे पास करते हैं। ओआईसी रेजोल्यूशन सिर्फ मूव करती है यूएन जनरल असेंबली में या ह्यूमन राइट कमीशन में, इसके अलावा तो कोई प्रैक्टिकल रोल है नहीं। वरना मतलब क्या है कि 2007 में क्या जुर्म था फलस्तीनियों का? सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने जो इंटरनेशनली जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जरिए अपनी सरकार चुनी 2007 और 6 और 7 में। यही तो जुर्म था जिसके लिए उनको पूरा का पूरा मुहासरे में बंद कर दिया गया। और उसके खिलाफ अरब स्टेट्स अगर खड़ी होती उस मुहासरे को रोकने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह थी दुनिया में कि वो मुहासरा खत्म ना हो जाता। और आज तक उसको लेके खामोशी है, तो मैं इस खामोशी को अरबों की तरफ से मुजरिमाना खामोशी समझता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर वाइल, कहीं ना कहीं अरब हुकूमतें इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। साफ तौर पे जिस तरह से डॉक्टर तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अरबों का जिस तरह से इजराइल की तरफ झुकाव तेजी के साथ बढ़ रहा है, वो हौसला दे रहा है इजराइल को कि इस तरह से जो कब्जे की उसकी अपनी नीति है, विस्तारवादी नीति है, उसको वो रोक नहीं पा रहा है और कंटिन्यू उस पर आगे बढ़ रहा है, जो एक तरह से थ्रेट है उस पूरे क्षेत्र के लिए। आजकल का जो बिल्कुल एक स्प्लिट है बिटवीन द अरब लीडर्स एंड द नेशन। जो लोग है अलग है और जो लीडर अलग है। जो लीडर है मतलब उसकी जो फोर्स कर रहा है, जो ट्रम्प के राष्ट्रपति है, उन्होंने फोर्स किया था वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए, कोहर्सिव फोर्सेस यूज किया था। और बाकी जो अरब मुल्क में अभी तक फॉलोइंग ऑन द सेम लाइन,
इसका मकसद एक ही है, आप देख लो हर बार युद्ध चल रहा है फलस्तीन के ऊपर, वो सफरिंग हो रहा है, इनजस्टिस टू द पैलेस्टीनियन। अभी सेंटिमेंट काफी अरब मुल्क की, काफी इस्लामिक मुल्क, काफी दुनिया में, it's not only among the Muslim and all. It is injustice done to the Palestinian for the last 100 years, and it is a shame on the United Nations that it is even formation of the United Nations establishment. It went and divided Palestine, and till date there is no question of a Palestinian state. हमको नहीं मांग रही है तो हमको युद्ध चाहिए, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अरब मुल्क में अभी अरब लीडर है, उनकी सबसे जिम्मेदारी है, बिल्कुल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दे क्रिएटेड ऑफ पैलेस्टाइन। अगर पैलेस्टीनियन वाले के हक देने के लिए अरब मुल्क में अगर उनकी ताकत है, इनके रिसोर्सेज कब्जा कर रहा है, लेकिन बिकॉज दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग। अमेरिकन इंटरेस्ट इन द अरब मुल्क में उनके तेल है और इजरायली सेंट्रिक, मतलब तेल कब्जा कर रहा है और इजरायली सेंट्रिक डोमिनेंस इन द रीजन। और इजरायली डोमिनेंस इन द रीजन क्या मकसद है इसका एक ही मकसद है। देख लो, ये भी एक और मैप में आपको दिखा रहा है, हमारा नहीं है, इजरायली मैप। इस इजरायली मैप, ये ग्रेटर इजराइल, अभी फलस्तीन खा गया था, अब ये समझ लो पूरा इराक में खा रहा है, सीरिया भी है, लेबनान भी है, नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, पार्ट ऑफ सीना, पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड सुडान। ये इजराइल का मतलब ये ग्रेटर इजराइल, ये हमारा नहीं है, ये इजरायली वाली के जो उनकी डेविड एम्पायर। तो उनका ये दुनिया के समझाना पड़ेगा, ये नहीं सोच रहा था ये तो हमारा किताब लिखा है, होली बुक, इट इज अ पैलेस्टीन बिलोंग टू द जूश। पैलेस्टाइन इज 5000 years old। इजरायली प्रेजेंस इन पैलेस्टाइन यहूदी में 3000 साल पहले, मतलब 2000 साल है उसकी। कोई लोग कनाइन रहने के लिए, यबूसी रहने के लिए, फरौनी रहने के लिए, यहूदी उसके बाद आ गया था। ये दुनिया में समझाना पड़ेगा, इस हिज्जा है, ये कह रहे हमारा मुल्क है, ये इसका मतलब भी नहीं है। और अरब मुल्क जो सोच रहा था, ये हमको बिल्कुल इजरायली शांति करना चाहिए और ये उनके साथ रहने के लिए फलस्तीन का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। कैसे होता है? जब तक आपका देश देते भी नहीं है, और जब तक हमारे अरब मुल्क में अरब लीग में समिट में करा दिया 2000 में लेबनान और बेरूत के अंदर, और किंग अब्दुल्ला ने उन्होंने इनिशिएटिव किया पीस फॉर लैंड। वो कह रहे हम लोग पूरा दुनिया में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसराइल में, अगर हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वी विल रिकॉग्नाइज इसराइल प्रोवाइडेड द पैलेस्टीनियन स्टेट कोएग्जिस्ट विद द इसराइल। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया इसराइली। इसका क्या मकसद है? द इंटेंशन इज वन, देयर इज नो पैलेस्टीनियन स्टेट, और intention is one, no Palestinian state, there will continue resistance. So Arab leaders are responsible for the mess they created, and the division between Arab mulk, the leaders and the mass will continue, but the mass will never forget the Palestinian cause. Let us remember this, and there will be a resistance. Might is not right, right is might. बिल्कुल। और डॉक्टर अगर फाबियन साहब आपसे इस चीज को समझा जाए कि जिस तरह से अभी मैप यहाँ पर दिखाया, और एक ग्रेटर इजराइल का जो एक सपना यहाँ पर इजराइल अपने मन में लिए बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से डिनाई कर रहा है कि पैलेस्टाइन नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो ये माना जा सकता है कि ये जंग या ये इस पूरे खित्ते में कभी भी ये कहा जा सकता है कि अमन और सुकून की बात सोचना बेमानी सी हो जाएगी। Is that question addressed to me? Yeah. Okay, I think let's look at the big picture. We all should fight terrorism and condemn terrorism, but we should condemn terrorism in all its manifestations. And one of the important manifestations is state terrorism as practiced by Israel from its very birth. In fact, its very origins, can be explained only by invoking terrorism. You remember the bombing of King David Hotel? Remember? 60s. Yes. Yes. And how Bernadotte was assassinated? Yeah. Okay. Yeah. So terrorism was behind the birth of Israel, and terrorism goes along with the state of Israel. You see? True. And that is being applauded by the West non-stop. But as Dr. Awad said, there is a divide between the people and the rulers. Now, whether the people can prevail over the rulers, well, let us hope they can. But I do not see any sign thereof as yet. But
But meanwhile, let us salute the courage of the Palestinians. Let us salute the courage of that journalist Shireen, who was killed Wow. by the Israeli forces, and Israel getting away with blue murder thanks to the occupant of the White House who claims to be a Christian. एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर एम्बेसडर फाबियन कि भारत का अगर रुख अगर देखा जाए, भारत हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि शांति के साथ बातचीत के जरिए से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, और जो 2 स्टेट की बात है, भारत हमेशा इस बात पर फोकस्ड रहा है और उसकी कोशिश रही है। अब चूंकि भारत पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को अगर देखा जाए, फिलिस्तीनियों के साथ भारत के अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है, ऐसे में भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है, आपको लगता है? Well, let me put it this way. Let us not go by repeated statements. We diplomats, put draft statements, not always to state our real position, but often to, project something to our advantage. So don't go always by statements. We should look at what Government of India these days have been doing. And Government of India, it is very clear, especially under President Modi, wants to give full support to Israel. It doesn't matter what it does. It can do something wrong, doesn't matter. But India's official support is always there. And as regards the Palestinians, India gives some economic aid and some rhetorical support. But that is that. We have to recognize the realities. But let's see. I mean, nothing remains forever. Change is the only thing that is permanent. Let us see. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन यहाँ पर इजराइल को इस बात को समझना है कि उस पूरे क्षेत्र में अमन कैसे कायम हो। जाहिर है कि जिस तरह से उसकी विस्तारवादी जो नीति है, वो कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में अगर इजराइल अपनी इस हरकत से बाज नहीं आता है तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं अशांति से हमेशा दो चार रहेगा, और जाहिर है कि उससे टेररिज्म भी बढ़ेगा और तमाम हालात जो है बद से बदतर होते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अलाहाबाद, आप हमारे साथ जुड़े, एम्बेसडर फाबियन आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इस मुलाकात में फिलहाल इतना ही।